नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ हूं मैं आयुषी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से आ रही है बड़ी खबर। राजस्थान के जयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 4:13 पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। 3 बार आए तेज भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.7 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 4.7 इसकी तीव्रता मापी गई है और भूकंप के झटके आने के बाद लोग अपने घरों के बाहर निकले। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं और आप देखिए जब ये झटके महसूस किए गए किस तरीके से तस्वीरें सामने आई। लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकले। 3 बार ये भूकंप के झटके महसूस किए गए राजधानी जयपुर में और रिक्टर स्केल पर 4.7 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। बड़ी जानकारी, राजस्थान के जयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह यानी कि 4:13 पर ये झटके महसूस किए गए। 3 बार बताया जा रहा है कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता 4.7 थी और इन झटकों के महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए। तस्वीरें भी आपके सामने, आप देखिए एकदम से जब ये झटके महसूस किए गए उसके बाद कैसे जो लोग थे अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल पड़े। और दूसरी पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से एक घर के बाहर जो कैमरा लगा था वो भी भूकंप के झटकों के बाद हिलने लगा। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि भूकंप से सहमे लोग किस तरीके से अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। राजधानी जयपुर और 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4.7 तीव्रता इसकी मापी गई है। ये 2 तस्वीरें भी आपके सामने। सुबह 4:13 का वो समय बताया जा रहा है जब ये भूकंप के झटके महसूस हुए राजस्थान की राजधानी जयपुर में। तेज झटके थे और मनीष शर्मा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, कितने तेज ये झटके थे, क्या तीव्रता इसकी बताई जा रही है और क्या अभी तक कोई नुकसान की बात? जी आयुषी, सबसे पहली बात तो यह है कि इस पूरे भूकंप में किसी भी प्रकार की जनधन हानि की कोई खबर अब तक सामने नहीं है। आपने तीव्रता का सवाल किया तो मैं इसमें आपको ये साफ कर दूं कि मैंने अपने अब तक के जीवन में इस तरीके का भूकंप महसूस नहीं किया। अभी इसके रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता बताई गई है वो लगभग 4.4। लेकिन आप सबसे बड़ी जो इस पूरे भूकंप के इशू में महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जबरदस्त तेज आवाज, मानो कोई तेज रफ्तार जो फाइटर प्लेन होता है वो गुजरता है। और जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोगों ने इस आवाज को बहुत आसानी से सुना, समझा। यहाँ तक कि अगर आप जो घरों के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज हैं जिनमें से कुछ में वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, अगर उसको गौर से सुने तो आपको सुनाई देगा कि काफी तेज आवाज। और जयपुर में और उसके आसपास ये 3 बार धरती कांपी है। पहली बार 4:09 और कुछ सेकंड का वक्त रहा था जब सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप तकरीबन 4.4 रिक्टर स्केल मापा गया। उसके बाद 2 भूकंप के झटके और आए जो लगभग 12 से 13 मिनट के भीतर आए, लेकिन उनकी तीव्रता काफी कम थी, लेकिन उन्हें भी महसूस किया गया। तो जयपुर, उसके आसपास और उसके जितने भी आसपास के जिले हैं, खासतौर पर खाटू श्याम जी, सीकर और दूसरे इलाके, वहां पर भी इस भूकंप को महसूस किया गया। लेकिन सीसीटीवी ये बताने के लिए काफी है कि कितनी तेज गति से ये धरती में कंपन हुआ था। जी ठीक है, धन्यवाद मनीष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी जयपुर में ये तेज झटके महसूस किए गए हैं और क्या तीव्रता इसकी रही है अब इसकी जानकारी आपको दे दे। देखिए किस तरीके से लोग जब अपने घरों में सुबह सो रहे थे तभी अचानक से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता आपको बताएंगे। देखिए 3 बार ये झटके महसूस किए गए हैं जयपुर में भूकंप के झटके। तीव्रता इसकी क्या रही? 4.7। लगातार 3 बार धरती हिली। लोग जब सुबह अपने घरों में सो रहे थे अचानक से जो भूकंप था वो आया, 3 बार धरती हिली, जिसके बाद लोग डरे सहमे अपने घरों से बाहर निकले। और मनीष ने जिस तरीके से जानकारी दी, जयपुर के साथ साथ जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी ये झटके महसूस किए गए। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मणिपुर के उखरूल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 3.5 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। बड़ी जानकारी, जयपुर के साथ साथ मणिपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।
मणिपुर के उखरूल में भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई है। ये बड़ी जानकारी। जयपुर से आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से 3 बार धरती हिली भूकंप के झटकों की वजह से, और मणिपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उखरूल मणिपुर का इलाका जहां पर भूकंप आया और रिक्टर स्केल पर 3.5 इसकी तीव्रता मापी गई है। हालांकि कम तीव्रता रही, लेकिन लोगों ने झटके महसूस किए। उसके बाद अपने घरों से बाहर निकले लोग। रिक्टर स्केल पर 3.5 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। मणिपुर के उखरूल में ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और चलिए वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। बात करेंगे पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की। सीमा हैदर के दावों की सच्चाई जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम नेपाल में सबूत तलाशने पहुंची। जो सबूत, जो गवाही काठमांडू में एबीपी न्यूज के कैमरे में दर्ज हुई है, वो बेहद चौंकाने वाली है। सीमा और सचिन ने जो जो झूठ बोला, हमारी इन्वेस्टिगेशन में वो बेपर्दा होने जा रहा है। नेपाल में सीमा हैदर का कौन सा झूठ पकड़ा गया? क्या सीमा और सचिन ने मंदिर में शादी नहीं की थी? अगर मंदिर में शादी नहीं की तो फिर उनकी शादी हुई कैसे? आखिर काठमांडू के होटल में सीमा के साथ फर्जी नाम से क्यों रहा सचिन? ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर एबीपी न्यूज ने किया सीमा हैदर का लाई डिटेक्टर टेस्ट, वो भी ग्राउंड जीरो से। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय नेपाल की राजधानी काठमांडू में 2 दिन से तमाम वो सबूत, गवाह, जगह खंगाल रहे हैं जो कि सीमा हैदर से जुड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज की टीम ने काठमांडू में सीमा हैदर के एक एक दावे की सच्चाई खंगाली। सीमा के उसी लाई डिटेक्टर टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। नेपाल की सरजमी पर पहुंचकर हमारी पड़ताल का एक प्रमुख बिंदु यह था कि क्या वाकई सीमा हैदर और सचिन ने प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के में शादी की? क्या उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर को साक्षी मान करके अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने का इरादा किया? तफ्तीश के इसी सिरे को पकड़ते हुए एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय पहुंचे नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर। दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था का केंद्र, भगवान शिव का दर, पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर में एबीपी न्यूज की टीम को क्या महत्वपूर्ण सुराग मिला, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि पशुपतिनाथ मंदिर में इस तहकीकात की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल ग्रेटर नोएडा में गिरफ्तारी के बाद सीमा हैदर और सचिन के वकील ने दोनों की जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी। जेवर सिविल कोर्ट में दोनों के वकील ने बताया कि दोनों ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली है और इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। ऐसे में नेपाल पहुंचकर एबीपी न्यूज की टीम ये पता लगाने के मिशन में जुट गई, सीमा और सचिन ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कब की और क्या वाकई काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादियों की इजाजत है। हम इस समय नेपाल के सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर पर पहुंचे हुए हैं और यही वो जगह है जहां पर दावा किया था सीमा हैदर ने कि सचिन के साथ यहीं पर शादी की है। ये देखिए लिखा हुआ आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर, माँ हार्दिक स्वागत गर्छो। यहाँ शादी होता है क्या मंदिर के अंदर? नहीं होता है। यहाँ शादी नहीं होता है? किसी का शादी इधर नहीं होता है? इधर नहीं होता है। नहीं होता। शादी कहाँ होता है? ओ पार्वती गुजेश्वरी माता का। क्या नाम बताया आपने मंदिर का जहाँ शादी होता है? गुजेश्वरी माता। अच्छा, यहाँ पर शादी नहीं होता है? वो था प्रसादिता होगा, शादी नहीं होगा। यहाँ शादी नहीं होगा ना? नहीं होगा। सुना आपने, काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादियों की इजाजत नहीं दी जाती। वहां के लोगों से बातचीत में भी इसकी तस्दीक होती है, लेकिन इसी सवाल पर हमारी तफ्तीश जारी रही। आखिर कोर्ट में यही दावा करके सीमा और सचिन ने जमानत हासिल की थी
उन दोनों दावों पर एबीपी न्यूज की टीम ने पशुपतिनाथ मंदिर समिति का आधिकारिक पक्ष जानना चाहा। हमारी टीम पहुंची मंदिर की देखरेख करने वाली पशुपति क्षेत्र विकास कोष के दफ्तर। हमारे साथ में पशुपति क्षेत्र विकास बोर्ड के जो प्रवक्ता हैं रेवती रमण जी मौजूद हैं। रेवती जी, आप प्रवक्ता हैं पशुपति क्षेत्र विकास बोर्ड, ठीक है। और यही पशुपति मंदिर की पूरी देखरेख यही बोर्ड करता है? मंदिर का पूरा क्षेत्र विकास कोषको प्रशासनको प्रमुख रूपमा अहिले कार्यरत छु। थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बोल दीजिएगा, बस मुझे ये समझा दीजिए, आपके पशुपति मंदिर के भीतर शादियां होती हैं नहीं होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो शादी के लिए जो है माता पार्वती का जो गुहेश्वरी मंदिर कहते हैं वहाँ है। अब आप चूंकि हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी में बता दीजिए कि यहाँ शादी नहीं होती मंदिर के अंदर। नहीं, शादी नहीं होती है। बहुत शुक्रिया। तो यह है पशुपतिनाथ मंदिर कमेटी का आधिकारिक बयान, जिसमें हमारी टीम को यह बड़ी बात पता चली। नंबर 1, काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादियां नहीं होती हैं। नंबर 2, पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण में भी शादियों की इजाजत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सीमा और सचिन ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में अपनी शादी का जो दावा किया था वो दावा झूठ था। यानी इस लाई डिटेक्टर टेस्ट में सीमा हैदर फेल हो गई। पशुपतिनाथ मंदिर में शादी होने का दावा केवल कोर्ट से जमानत पाने के लिए किया गया था। अब सवाल यहीं से पैदा होता है, अगर सीमा हैदर और सचिन मीणा ने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी नहीं की तो फिर उनकी शादी हुई कहां? क्या नेपाल में उन्होंने शादी की या शादी की बात ही झूठ है? इसकी पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची काठमांडू के न्यू विनायक होटल, जहां सचिन और सीमा 10 मार्च से 17 मार्च तक साथ रहे। उनकी शादी को लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय को क्या पता चला, आप खुद देख लीजिए। पहले सचिन आया, उन्होंने रूम बुक किया, तो उसके बाद सीमा आई। हमको भी लगा शायद कि क्या पता हो पति पत्नी, पर शादी तो बाद में किया उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में। नहीं, वो लोग पशुपति में नहीं किया था, वो जो सिंदूर डाले है वो लोग ने रूम में ही शादी किया है। ये इनके रूम की है, रूम नंबर 204 में सिंदूर लगा रही है। हाँ सर। सिंदूर लगाते हुए सीमा हैदर रूम नंबर 204 में। ये आपको कैसे मिला, उसने दिया था क्या? नहीं, वो लोग ने ये मैंने आपको टिकटॉक से निकाला था। सुना आपने, ग्राउंड जीरो पर सीमा हैदर के लाई डिटेक्टर टेस्ट से उसका सारा झूठ बेपर्दा हो चुका है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में 2 बातें पता चली। पहली, सीमा और सचिन की शादी नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं हुई। दूसरी, सीमा और सचिन की शादी काठमांडू के न्यू होटल के कमरे में हुई। यानी सीमा हैदर और सचिन ने जेवर के कोर्ट से झूठ बोलकर जमानत ली। तो अब सवाल ये, पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर का आगे क्या होगा? सीमा हैदर मामले में यूपी एटीएस की जांच अब पूरी हो चुकी है और सूत्रों के मुताबिक जल्द ही एटीएस अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपेगी। सूत्रों से पता चला है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने में अभी वक्त है, क्योंकि सीमा हैदर पर फॉरेन एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज है उसके निस्तारण के बाद ही उसके डिपोर्टेशन का समय तय किया जाएगा। इस बीच सीमा हैदर के मामले में भारत सरकार भी करीब से नजर रख रही है। इस मामले में पहली बार विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया है। देखिए, इस मामले की जानकारी है हमारे पास और अदालत में इसकी पेशी हुई थी और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई, वो बेल पे है बाहर और मामले की जांच चल रही है और आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर हम आपको बताएंगे। अभी के लिए बस मेरे पास इतना ही है कहने के लिए। तो सीमा हैदर केस पर भारत सरकार की नजर है। इस मामले में तो भारत से लेकर पाकिस्तान और नेपाल तक की नजर है, लेकिन सचिन मीणा के गांव वाले तो सीमा हैदर को बहू मान चुके हैं। गलत है तो सजा मिल लीजिए, गलत नहीं है तो क्यों मिले? पाकिस्तान भेजी भी सरकार ने तो, लेकिन पाकिस्तानी नागरिक ना भाई, नागरिक मैं कब कह रहा हूँ पाकिस्तानी ना, ये तो पाकिस्तान भी हमारा ही था पहले, ये कहाँ से आया है? अब लड़ने लगे, कोई लड़ाई लगे हमसे, भाई भाई लड़ने लगे, वो अलग है। पाकिस्तान में तो हमें से ही। क्या लगता है आपको, जिस तरह की सारी चीजें आ रही हैं, आपको क्या लगता है इस चीज में, क्या समझ में? कोई जासूस ना है और जासूसी के लिए ही हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। जो एजेंसी जांच कर रही है वो जासूसी के लिए कर रही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सीमा हैदर पर जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन ये सच तो अपनी जगह कायम है कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई और यहाँ रह रही है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान में सीमा को लेकर क्या चल रहा है।
पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है और पाकिस्तान की सरकार का इस मुद्दे पर क्या रुख है, ये दिखाएंगे आगे। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए इस लाई डिटेक्टर टेस्ट में सचिन से शादी पर सीमा के दावे झूठे निकले। वैसे सीमा के कई दूसरे दावों पर भी सवाल है। एटीएस सीमा से 17 घंटे पूछताछ कर चुकी है। भारत में सीमा के ISI कनेक्शन को लेकर जांच हो रही है, तो पाकिस्तान में सीमा पर पूरी चकलनस जारी है। पाकिस्तानी चैनल्स पर सीमा सचिन की प्रेम कहानी पर डिबेट हो रही है। वहीं पाकिस्तान सरकार ने सीमा पर रहस्यमयी खामोशी अख्तियार कर ली। सचिन, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी। मुल्क कंगाली के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन जिन्ना के वारिस सीमा हैदर की फिक्र में दुबले हुए जा रहे हैं। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा सेंटर में सीमा और सचिन की प्रेम कहानी चटखारे लेकर सुनी और सुनाई जा रही है। हर दिन सीमा की जिंदगी से जुड़े नए अपडेट सामने आ रहे हैं। ये वो घर जहाँ पे सीमा यहाँ पे रहती थी, ये वो उस गेट से जो है वो सीमा का घर होता था। यहाँ मालिक मकान रहते थे। बोल के गई तो हम गांव जा रही है ना, पता नहीं था तो कहाँ जा रही है। बच्चों के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये झूठ है, वो पैसे भेज देता था। कराची, शारजाह, नेपाल से होते हुए ग्रेटर नोएडा तक विस्तार से पूरी कहानी बताएंगे। इस प्रेम कहानी का अहम सेंटर नेपाल है। नेपाल में ही सीमा और सचिन की पहली बार आमने सामने की मुलाकात हुई थी। सीमा और सचिन ने दावा किया था कि उन्होंने नेपाल में ही शादी रचाई थी। सीमा नेपाल के रास्ते ही भारत पहुंची और फिर सचिन से मिली। सीमा के लाई डिटेक्टर टेस्ट में नेपाल इसलिए अहम है क्योंकि सालों से पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI नेपाल में अपना मजबूत बेस बनाने में जुटी रही थी। पिछले कई सालों से नेपाल के रास्ते ही ISI ने आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराई, आतंकियों के लिए हथियार सप्लाई किया, नकली नोट का जखीरा भारत भेजा। इसीलिए पाकिस्तानी सीमा के नेपाल कनेक्शन की पड़ताल जरूरी है। नेपाल में ABP न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय पाकिस्तानी दूतावास पहुंचे। सीमा को लेकर पाकिस्तान में तो हंगामा है, शोर है, लेकिन काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में सन्नाटा है। कोई भी पाकिस्तानी अफसर सीमा पर बोलने को तैयार नहीं। ये काठमांडू में पाकिस्तान का दूतावास है। हम यहाँ पर आए और हमने जानने की कोशिश की कि सीमा हैदर का जो इशू है उस पर पाकिस्तान की एम्बेसी यहाँ पर जो है उनका क्या कहना है, क्योंकि पाकिस्तान का की नागरिक यहाँ पर काठमांडू के रूट के जरिए भारत में घुसी है, लेकिन यहाँ पर चुप्पी साध ली गई है। किसी भी बात का तमाम जो हमने कोशिश की है, कोई बात करने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान अपना रुख जितना साफ नहीं कर रहा उससे संदेह और बढ़ रहा है। नेपाल में बेशक सीमा पर खामोशी है, लेकिन पाकिस्तान में सीमा को लेकर शोर आसमान तक है और पाकिस्तान के लोग सीमा सचिन को लेकर ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं जिसे सुनकर पहले आप हंसेंगे, फिर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जासूस है। अगर गई है तो पाकिस्तान ने भेजा होगा, बिल्कुल ये बात राइट है। हम इस बात से मुकरे हम नहीं मुकरेंगे। जो अपने बच्चों की नहीं, अपनी शोहर की नहीं, अपने मुल्क की नहीं है, तो वो कौन सी होगी, वहाँ कौन सी अच्छाई करेगी। दिन में चांद तारे देखने और दिखाने वाले पाकिस्तानियों की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात सीमा के नेपाल कनेक्शन की कर लेते हैं। नेपाल से सीमा जिस अंदाज में भारत पहुंची, उसी से शक गहरा हो गया। क्या वाकई कोई इतनी आसानी से नेपाल के रास्ते भारत में घुस सकता है? पहले आप देखिए भारत नेपाल बॉर्डर पर कैसी व्यवस्था है। ये नेपाल की सरहद है, जो नेपाल से लोग आने जाने वालों के नाम पर चेकिंग के नाम पे खाना पूर्ति की जा रही है। लोग खुलेआम आसानी से आ जा सकते हैं, ना जांच की जा रही है, ना कोई चेकिंग की जा रही है, ना इनसे पहचान पत्र मांगा जा रहा है। चाहे वो इन्हीं रास्तों से कोई भी आतंकवादी संगठन प्रवेश कर सकता है, चाहे वो सीमा हैदर हों, चाहे और कोई भी संगठन के लोग हों। नेपाल से जिस अंदाज में सीमा भारत पहुंची, उससे शक होता है। ये शक इसलिए क्योंकि कोई भी सामान्य शख्स ऐसा करने की सोच नहीं सकता। इसीलिए सीमा पर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल पाकिस्तानियों को चुभ रहे हैं। जब भी कोई पाकिस्तानी इंडिया में जाता है इनलीगल तरीके से, वो गई मैं मानती हूँ, या कोई इंडियन पाकिस्तान आता है, तो हम दोनों मुल्कों की जो एजेंसीज हैं, आर्मी है, पुलिस है,
उसको टेररिस्ट क्यों कहना शुरू कर देते हैं? वो बता भी रही है कि उन्होंने वो नाम किया है, मैंने वो घर बेचा, उसके ज़रिए मैं आई हूँ, पासपोर्ट है मेरे पास, वो प्रॉपर बता रही है, फिर उसके अंदर जाना नहीं, आप बताएं। इसका मतलब वो जान के उससे कहलवाना कि हाँ मैं उधर की हूँ और मैं इस तरह से ये पाकिस्तान पे एलिगेशन लगाना, ये तो दिस इज़ नॉट गुड। सीमा से 18 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। एजेंसियों ने अब तक उसे क्लीन चिट नहीं दी। उधर जिन्नालैंड में सीमा को लेकर नई थ्योरी गढ़ी जा रही है। पहले सीमा को वापस लाने की मांग करने वाले पाकिस्तानी अब सीमा को रॉ का एजेंट बताने लगे। क्या लगता है कि जो वहाँ पर वो 1 महीना रही है, जो उसने अपनी चीजें वहाँ पर की हैं इंडिया में रहते हुए, उसको देखते हुए यही लगता है कि वो इंडियन या रॉ की एजेंट भी हो सकती है? हाँ यही तो मैं कह रही हूँ, फिर तो ये भी हम कह सकते हैं वो रॉ की एजेंट थी। कम अक्ल पाकिस्तानियों की बेवकूफी पर आप चाहें तो हंस सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है नहीं। इंटरनेट के जमाने में पबजी खेलते खेलते सीमा और सचिन का प्यार परवान चढ़ा। सचिन के लिए सीमा कराची से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। पाकिस्तानी इसे काले जादू का असर बता रहे हैं। इसको जिसने खराब किया वो आजादी थी, शोहर ने इसको आजादी दी थी। वो शरीफ आदमी है, क्योंकि वो शक्ल से बेचारा शरीफ लगता है। जो 3 साल से दुबई में इस बच्चों के लिए ख्वार हो रहा है, उसको फुल आजादी थी, इसने आजादी का नाजायज फायदा उठाया। उस बेचारे का घर बेचा, ज्वेलरी बेची, सब कुछ बेचा, इंडिया भाग के चली गई। भारत में सीमा पर अभी जांच चल रही है। सीमा के पाकिस्तान और ISI कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। वहीं पाकिस्तान में सीमा नेशनल मुद्दा बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स में सीमा छाई हुई है। कोई पाकिस्तानी कह रहा है कि सीमा को कानूनी प्रक्रिया पूरी करके जाना चाहिए था, तो कोई चेतावनी दे रहा है कि सीमा सचिन के पास भी नहीं रहेगी। सीमा को जाना चाहिए था तो पहले अपने हस्बैंड से जो है ना तलाक लेता, फिर उसके साथ लीगल तौर पे चले जाता, कोई मसला नहीं था। पाकिस्तान कौम के ऊपर आप एक दाग हो, दबा बन चुके हो, हमें आपकी ज़रूरत अब नहीं है। सीमा सचिन ये आपके पास भी नहीं रुकेगी, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी। ऐसा नहीं कि हर पाकिस्तानी सीमा की कहानी को धार्मिक और कट्टरपंथी नजरिए से ही देख रहा है। कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो सीमा सचिन की कहानी को भी दिलचस्प अंदाज से देख रहे हैं। बहादुरी का काम होता है, जो हर एक के बस की बात नहीं होती है। ना उसको किसी ने सिखाया था, ना उसके अंदर ये चीज़ थी। सचिन की ये पहली शादी है और मैं तो इंडियन कल्चर और इंडियन फैमिली से इतना इम्प्रेस हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को अलाउ किया कि वो पाकिस्तान से शादी कर। मैं ये बोलूँगी कि वो खुश है ना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ भी कंसर्न होना चाहिए। सीमा पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आ चुका है, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। पाकिस्तानी मीडिया में सीमा पर चर्चा और चक्करलस जारी है। भारत में सीमा को पाकिस्तान भेजने की मांग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में खामोश है। और चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। 50 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई हैं। आग की चपेट में 800 से 1000 दुकानें। मौके पर दमकल विभाग की 18 गाड़ियां, आग बुझाने की कोशिश जारी है। बड़ी जानकारी मिल रही है पश्चिम बंगाल से। आग की चपेट में 800 से 1000 दुकानें आ गई हैं। मौके पर दमकल विभाग की 18 गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरें आपके सामने पश्चिम बंगाल के हावड़ा से ये तस्वीरें सामने आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और आप देखिए किस तरीके से इन दुकानों को आग के हवाले किया गया है। 800 से 1000 की संख्या में ये दुकानें बताई जा रही हैं जो कि आग की चपेट में हैं। मौके पर 18 दमकल की गाड़ियां हैं। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। जो दुकानदार हैं वो इसके पीछे साजिश बता रहे हैं। साजिश के तहत इन दुकानों में आग लगाई गई है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग है जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 18 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके इस आग पर काबू पाया जा सके। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए
पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।